नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? पढ़ाई करते रहो भाई, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं रखा है। चलिए फिर आज करते हैं 29 नवंबर का शिफ्ट 3 का पेपर। और ये कौन से नंबर का हो गया? 27। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दे दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है, ये आयताकार हो गया, इसके चारों तरफ 5-5 मीटर का रास्ता हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये 30 मीटर था, 5 मीटर का रास्ता इधर, 5 मीटर का इधर। तो देखो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, सॉरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 35 तो 10 40, और चौड़ाई 25 और 10 35। माइनस कर क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले का एरिया, यानी वो कितना था 30 × 25 यानी कि 750। ये 4×5 = 20 यानी कि 1400, माइनस 750 करना था यानी कि 650। आंसर आ गया। अगला सवाल। एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपनी बहन को 10% की छूट पर बेचना चाहता था। उस घड़ी को खरीदना चाहती थी। बाद में वह व्यक्ति इसे 12% की छूट पर बेच देता है, जिससे उसके लाभ में 80% की कमी होती है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा भाई? बिल्कुल सिंपल, 2 की वैल्यू थी 80। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। यही तो आंसर था। समझ गए ना? जैसे मान लो अंकित मूल्य 100 होता, 10% की छूट पे देता तो कितने 90, 12% की छूट का मतलब 88 हो गया। दोनों में अंतर कितना है, 2 का। इसी की वैल्यू 80 थी, 100 की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल। एक रेलगाड़ी की चाल में 10 घंटों तक प्रत्येक घंटे के बाद 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि होती है, और उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि होती है। यदि पहले एक घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर थी, तो रेलगाड़ी द्वारा 20 घंटे में तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी है? एक बनेगा 1 से लेकर 10 घंटे तक, जिसमें 3 की वृद्धि होगी प्रति घंटा, और दूसरा बनेगा 20 हो जाएंगे टोटल। मान लो यहाँ भी 10 घंटे, तो 5 की वृद्धि होगी। तो समझो पहली दूरी उसने 40 चली, समझ गए बात को, पहले घंटे में। टोटल इसको कितना तक चलना पड़ेगा, 10, क्योंकि हमें क्या करना है, 10 घंटे तक 3 किलोमीटर वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 का चलना पड़ेगा। यानी कि अगर टोटल हम योग निकालें तो क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1 × t हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ठीक है, n पदों का योग। तो देखो 10/2, फर्स्ट पद कौन सा हो गया 40, तो 40 दूनी कितना हो गया 80। n कितने थे 10, 10 से 1 गया 9, डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 से 3 का डिफरेंस आ रहा है, तभी में 3 3 का आएगा, यानी कि 3 का। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 80 + 9 तियाँ 27 हो गया, यानी कि 7 हो गया, 8 तो 10 हो गया, गुणे कर दो 5, 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसका निकालना पड़ेगा लास्ट वाला पद। देखो 40 तो यहाँ पे था, समझ में आ गई बात? सबको नहीं आई, 40 आ गए ना। यानी कि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां तो अपने आप आ जाएगा, यानी कि 9 बार बढ़ेगा 3 3, तो 40। और क्या करने पड़ेगा, 9 3 27 इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे 7 हो गया, 4 2 6, यानी कि 67 हो गया। अब इसके बाद देखो 5 5 की वृद्धि होगी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आएगा वो पहले किलोमीटर में 72 चलेगा। तो इसी तरीके से इसका योग निकाल देंगे, 10 घंटे और लगेंगे। और 2a कितना हो गया, 2 × 72 प्लस का n-n की वैल्यू 10, 10 से 1 गया 9, डिफरेंस अब कितना है 5 का है, गुणे कर दो 5। बस सिंपल सी बात थी, यानी कि ये 5 हो गया, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 हो गया, प्लस का 45 हो गया, जोड़ दो 5 4 9 4 4 8 1 हो गया, गुणे कर दो 5, 5 ने 45 की 5 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 5 8 40, यानी 18 पंजे 90 और 4 94। ठीक है, 945 प्लस का 535 कर दो, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि बच्चा 5 5 3 8 हो गया, यानी 9 5 14 हो गया, 1480 आंसर आ गया। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना। ठीक है, अगला सवाल। 1680 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ परसेंटेज बताए। देखो बहुत सिंपल, 100% आंसर हो गया। देखो 4 वस्तुओं को बेच रहा है ना, और 4 वस्तुओं का ही प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि अगर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ले रहा था, यानी कि अगर एक वस्तु का यहाँ से मूल्य निकाल दो, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 420 की बेच रहा है, यानी कि 210 उसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, और 210 का ही उसने प्रॉफिट ले लिया, तो कितना मूल्य हो गया 420 हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो देखो यहाँ से उसने 210 पे प्रॉफिट कितना लिया, 210 का, तो 100% प्रॉफिट ले रहा है ना। इस चीज को खुद से भी थोड़ा कोशिश करना समझने को, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
18,000 की राशि को 13 से 1/3% की वार्षिक दर से 2 से 1/4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो सबसे पहले समय देख लो, 4 दूनी 8, एक 9/4 हो गया, गुणे करेंगे 12, तो कितने महीने आ गए? 27 महीने। अब इसमें देखो 9 9 मासिक करना है तो 9 और 9 और 9, 9 दिया 27, यानी कि कितने टाइम टाइम स्लैब बनी? 3 टाइम स्लैब बनी। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत वाली बात है भाई। और किस पे हमें काम करना है? चक्रवृद्धि आधार पे काम करना है। रेट निकाल लो, 13×3 = 39, 1 40/3 कितने की थी? 12 महीने की। 9 महीने की निकालने तो 40/3 गुणे 12, ऊपर हो जाएगा 9, 3 × 9 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया। यहाँ से रेट आ गई कितनी? 10%। 10% आ गई, खुश हो गए, क्योंकि 3 साल का आई निकालना था अल्टीमेटली। तो देखो 3 साल का क्या ब्याज होता है? 33.1%। इफेक्टिव रेट सबको याद होगी। देखो नहीं याद है तो याद कर लो भैया, बहुत गलत बात है अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो। कितनी बार आ चुका 10% का, तो बहुत पूछता है। नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कोई मतलब बनता है उस चीज का? ये 2 जीरो चले गए और ये जीरो चला जाएगा इससे। 18 एकम 18 हो गया, 18×3 = 54, 1 55 हो गया, 18×3 = 54 और 5 59 हो गया, 59 58 आंसर आ गया। लेकिन ये नहीं पूछा था ब्याज, मिश्र धन पूछा था, यानी कि 18,000 में 59 58 हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 5 9, 8 5 13, 23, 958 आंसर आ गया। अगला सवाल। कार एक समान चाल से देश 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का अंकित मान किलोमीटर में कार की चाल के अंकित मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, देखो सिंपल सी बात है। अगर स्पीड x मान लो, क्या हो गई? स्पीड x, तो टाइम कितना हो जाएगा? x का 2/3। ये सिंपल सी बात उसने कही थी। समझ गए बात की नहीं समझे? तो यहाँ से देखो 150 किलोमीटर की दूरी x से जाएगा और उसको समय लगेगा 2/3। ये 75 हो गया। ठीक है, x² बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 5×3 = 15। समझ गए बात को नहीं? अब 150 किलोमीटर की दूरी 15 स्पीड से जाओगे, 10 घंटे लगेंगे। अगला सवाल। एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 2πRH, यानी कि आर चाहिए हमें। तो आर निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम बराबर करते हैं। 9 × 4/3 पाई r³ यानी कि 25/10 गुणे 25/10 गुणे 25/10 हो गया, बराबर कर देंगे πr² × h यानी कि 75/10। ये 10 से 10 चला गया, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 25×3 = 75 हो गया। और यहाँ से देखो 3×9 हो गया, इस 3 से ये चला गया, आर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि पाई से पाई कट ही चुका है। तो वैल्यू पुट कर दो बस, पाई की वैल्यू तो हमें ऐसी ही रहने देनी है, और आर की वैल्यू 5 आ गई, एच की वैल्यू 7.5 इंटू क्या हो गया? पाई। तो देखो 75, ये ऐसा ही रहने दो, 5 दूनी 10 आ गया, 75 पाई आंसर। अगला सवाल। एक वस्तु के लिए 40% और 30% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट कितनी होगी? 40 30 70, 4×3 = 12, माइनस कर दो तो आंसर आ गया क्या तुम्हारा? 58। ठीक है, ये तो फार्मूला सभी को पता होगा, माइनस का AB/100। ये क्या होगा? एकल छूट का फार्मूला होता है। अगला सवाल। ए ने बी को 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष की समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा? देखो भाई क्या करना, ए ने बी को दिया तो देखो 10% था, 3 साल की बात करा, इफेक्टिव रेट सभी को पता है 3 साल की 33.1%, यानी परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे करो, 10,000 पे देख लो कितना ब्याज मिल गया। ये जीरो चला गया, यानी कि एक जीरो इससे चला जाएगा, यानी कि 3310 रुपये किसको मिले? ये ए को मिले। अब सी ने क्या किया? डी को दे दिया। तो देखो 11 और 3 वर्ष की 33% मिला होगा 10,000 का, उसे 10,000 का 33% निकाल लो, यहाँ से मिले उसे कितने? 3300 रुपये। तो देखो किसको ज्यादा मिले? ए को ज्यादा मिले, कितने? 10 रुपये। तो आंसर क्या हो गया? चौथा। अगला सवाल। गीता ने 9.5 प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे। उसने इनमें से 25% को 12 प्रत्येक की दर से
और शेष संतरों को 1/3 संतरों को 10 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुछ शेष संतरों में प्रत्येक को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो सिंपल सा सवाल था, 9.50 गुणे 80, इस पर उसे 25% का लाभ चाहिए था, यानी कि 25/100 कर दें बराबर 80 का 25%। उसने क्या किया, 12 रुपए में बेच दिया। 9 से कितना ज्यादा हो रहा, 9.5 से, यानी कि 2.5 एक्स्ट्रा, यहाँ से इतना प्रॉफिट ले लिया। प्लस शेष संतरों का, यानी कि देखो 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 20 चले गए, यानी कि बचे कितने, 60। 60 का करेंगे 1/3, उसको 10 रुपए में बेच दिया, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट ले लिया 0.5। बचे कितने हैं, 20 20 40, 40 बचे हैं। 40 को कितना प्रॉफिट लेकर बेचना होगा, ये निकालना था। तो देखो यहाँ से 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 नए में 18, 1 1900, 190 यहाँ से आ गया। 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया, 25 दूनी 50 यहाँ से आ गया। प्लस 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 यहाँ से आ गया। 50 10 60 ले लिया, और 190 से 60 घटाएंगे 130 हो गया, यानी 130 बराबर 40 गुणे x हो गया। 0 से 0 चला गया, 4 7 जातियाँ 12 हो गया, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा किससे, 9.50 से 3.25 कर दो, 5 हो गया, 5 2 7 9 3 12, इतने में बेचना होगा। अगला सवाल, बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो इतने इतने को पूर्णतः विभाज्य करती है। देखो ऑप्शन से चेक कर लो, सबसे पहले 4 ले लो, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ये तो 4 से कट गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ये नहीं कटेगा। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये 4 से कट गया। 6 से देख लेते हैं, और 6 तियाँ 18 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। 6 चौक 24, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 4 बचा 46, बस आंसर आ गया। बड़ी से बड़ी कह रहा था ना, तो 8 को भी चेक करना पड़ेगा। 8 से देखो करेंगे तो 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16 हो गया, 6 बचा, और 8 2 64 होता है, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला सवाल, कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है के 2/3 के बराबर है। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखो यहाँ पर 3 पैरामीटर थे, एक 20 से कम वाले, एक 20 के, और एक 20 से अधिक वाले। ये 80% थे, ये 80% थे, तो ये दोनों कितने रहे होंगे, 20% रहे होंगे। लेकिन इनकी दोनों की हमें वैल्यू भी पता थी। देखो कैसे, देखो ये लाइन क्या करा, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 48 का 2/3, का 2/3 20 वर्ष से अधिक वाले थे, यानी कि 16 दूनी 32 हो गए। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 5 3 8 हो गया, यानी कै गुना हो रहा, 4 गुना हो रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 400 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार को 30 दिन में, और 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला को अकेले उसी कार के 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, ये काट दो पहले, 6 पंजे 30 हो गया, 6 चौक 24। ये सभी को बेसिक तो पता ही होना चाहिए, तभी तो अच्छे से कर पाओगे, नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ से हो गया क्या, 4 छंग 24 का पुरुष, और प्लस 7 चौक 28 महिला है। ठीक है, इनके इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, -4 और 3m, ये p हो गया, यानी कि p/m कितना हो गया, -3/-4, ऐसा कर लो। ठीक है, अब इसको रख दो, इसमें टोटल वर्क निकाल लो। 4 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी 3, और हो गया ये 5 महिलाएं। ठीक है, 5 महिलाएं ले लें, ठीक है, 5 महिलाएं और -4, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर प्लस, और बरा गुड़े में 30, ये टोटल आ गया वर्ग। 4 3 12 -5 को 20 गुड़े हो गया 30। अब महिलाएं कितनी हो गई, यानी कि इनका डिफरेंस -8 गुड़े 30 हो गया, और इसका काम कितना, 2/3 करना था, महिला को करना था। एक महिला की एफिशिएंसी -4 पॉइंट, ये चला गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 10 हो गया, 2 दूनी 4 40, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में इतने इतने अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि तीसरा भाग इतना है तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा। देखो 530 किसकी वैल्यू है, तीसरे भाग की, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 11 8 19 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो यहाँ से करेंगे, 5 एकम 5, 0 5 छक्का 30 हो गया, 19 छक्का 114 होता है, यानी हासिल लगा एक, 19 एकम 19 और 1 20, यानी 2014 आंसर। अगला सवाल, आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 107, 3 संख्याएं इधर होगी, यानी 108 110 112, 3 संख्याएं इस साइड होंगी, तो 106 और 104 और 102। हमें एवरेज चाहिए इनका। देखो आरोही क्रम में करा तो ये आरोही क्रम में लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सही करना पड़ता। तो देखो इन तीनों का एवरेज मिड वाला क्या है, 110, आंसर आ गया। अगला सवाल,
ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए की आय में 20% की वृद्धि और बी की आय में 25% की कमी। देखो 20% वृद्धि 120/100 और 25% की कमी किसमें, बी में, यानी कि बाई में 75/100 बराबर हो गया 64/45। ये चला गया यहाँ से और यहाँ से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, पचम 25 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, 8 अट्ठू 64 हो गया, यानी एक्स अपॉन बाई कितना हो गया, 8/। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 4,000 रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता। देखो सिंपल सी बात है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट ये हो गई, और सीपी पर प्रॉफिट लेगा, ये किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। ये देखो 2 जीरो चले गए यहाँ से यहाँ, 1 जीरो इधर चला गया, 4 तियाँ कितना हो गया, 12 हो गया, 3 तिरका कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि सीपी बराबर आ गया कितना, 3,000 आ गया। समझ में आ गई बात। अब वो 100 रुपये कम में बेचना चाहता है, 3900 में बेचना चाहता है, यानी कि 900 का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो अपॉन कर दो 3,000 गुणे 100 कर दो, जीरो से जीरो चला गया, इधर चला गया, 30% आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी क्रमशः कार्य को 12 दिनों में 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए था और बी था, ए कर रहा था 12 दिन में, बी कर रहा था 20 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 60, 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60, एफिशिएंसी आ गई। 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, 5 3 8 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम करेंगे, 48 काम हो गया, यानी कि 60 से 48 काम हो गया, तो बचा कितना काम है, 12 काम रिमेनिंग वर्क है। अब ये कौन कर रहा, सी द्वारा 12 दिनों में किया गया, यानी कि 12 काम 12 दिनों में करने के लिए उसकी इफिशियंसी क्या हो गई, ये किसकी हो गई इफिशियंसी, सी की हो गई। समझ में आ गई बात। अब बी और सी को एक साथ मिलकर करना, बी कितना था 3 और ये 1, यानी कि इफिशियंसी तो 4 हो गई। कौन सा काम करना था, उसी कार्य का 2/3, यानी कि 60 का 2/3 करना था, यानी कि 4 तियाँ 12 पंजे 60 हो गया, 5 दूनी 10 दिन लगेंगे। अगला सवाल, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या k है, जिसे 18 24 30 40 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। के अंकों का योग क्या होगा। देखो यहाँ पर खेल खत्म हो गया, जो भी ऑप्शन चेक कर लेते थे, अब तो पूरा सवाल करना पड़ेगा। देखो 18 और 24 का एलसीएम 72 हो गया, 30 और 40 का 120 हो गया, बचा कितना है 42। इनका देख लेते हैं क्या हो जाएगा 72, यानी कि ये हो गया 72, 72 होता है, और ये हो गया 12 × 0। तो यहाँ से कर लेंगे 62 84, यानी कि 840 × 3 एलसीएम, यानी कि 0 हो गया, 3 चौकू 12 की 2 हो गया, 3 अट्ठे 24 1 25। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ये होती है। तो 2520 को हमें पहुंचाना है इसके पास। तो देखो 25 चौकू 100 करके देखो, तो 0 4 दूनी 8 हो गया और 25 चौकू 100 हो गया। ठीक है, बिल्कुल पास पहुंच गए। 7 शेषफल बच रहा, 7 और जोड़ दो, यानी 7 8 डबल 0 1 हो गया, 8 1 9 9 7 16 आंसर आ गया। ठीक है, अब बात आ गई कि एलसीएम कैसे ले लिया ऐसे। अब देखो यहाँ से नंबर 18 थे, 24 थे, 30 था, 40 था, 42 था। हमने इनका एलसीएम लिया तो 72 लिखा, इसका एलसीएम लिया 120 लिखा। अब हमने यहीं से देखा, यहाँ पर 12 छंग 72 था और 12 गुणे 10 था। यहाँ पर हमने देखा 14 तियाँ 42 हो रहा था। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से 4 को 14 को मैंने क्या पकड़ा, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखो 12 सत्ते 84 हो रहा है, और इसका 0 ले लें तो इतना एलसीएम हो गया 1, बच गया था ये 3, इसका गुणा कर दिया बस, 0 3 चौकू 12 3 अट्ठे 24 1 2520 आ गया। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हमने एलसीएम लिया। बाकी आप जैसे भी एलसीएम लेते हैं आप लोग स्वतंत्र हैं, बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। अगला सवाल फिर करते हैं। ए बी सी की आयु का योग इतना है, ए की आयु बी तथा सी की संयुक्त आयु का अनुपात इतना है, यानी ए अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5/6 है। बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु, यानी कि बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु की 4/7 है। सी की आयु कितनी है, देखो ए प्लस बी प्लस सी तो हर जगह बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी हर जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 11 है, यहाँ पर कितना है 11 है, बिल्कुल बराबर है, सब सेटिस्फाइड है।
यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है। समझ गए? ए की वैल्यू जब 5 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ गए बात को? ठीक है, बस आंसर आ गया। देखो ए कितना हो गया तुम्हारा 5, बी कितना हो गया 4, सी कितना हो गया 2, 5 4 9 2 11, 11 की वैल्यू 66, सी की बतानी थी यानी 2 की वैल्यू, यानी 11 छक्का 66 6 दूनी 12, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है। ठीक है, समान धनराशि पर समान ब्याज दर से इतने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से देखो, अगर राशि 100 होती तो 6×18 ब्याज मिलता। समझ गए बात को? इसमें समान धनराशि कहता है, यहाँ पर भी 100 होता, समान ब्याज दर यानी 6%। तो 4×3 = 12, 12 और 2 14/3, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 14 दूनी 28 ब्याज यहाँ से मिलता है। समझ रहे बात को? तो देखो 100 पर 18 ब्याज मिला, 118 राशि हो गई। यहाँ पर हमें 28 की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि क्या कह रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी कि 118 की वैल्यू कितनी दी थी? 14160। हमें निकालनी थी 28 की वैल्यू। समझ गए? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो 2×5 = 10 हो गया, 2×9 = 18 हो गया, यहाँ से काटेंगे 2×7 = 14 हो गया, और 2 काएगा नहीं, 2×8 = 16 हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, यानी कि 2×9 = 18, बहुत पास हो जाएगा। 12 का कर लो, 12×9 = 108, हासिल लगा दे, 12×5 = 60 और 10, यानी 12 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 120 × 28 ब्याज हो गया, यानी कि 0, 12×8 = 96 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 9 33 हो गया, 3360 आंसर। अगला सवाल, चलिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पकड़ना शुरू करो। तो देखो यहाँ से 5 से 5 घट गया, 3/4 आ गई इसकी वैल्यू। फिर इसको पूरे को सॉल्व करो। देखो 5/7, गुणे का साइन करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3×3 = 9 हो गया, और 7×4 = 28, यानी 9/28 आया। साइन चेंज कर दिया, तो यानी कि 28 ऊपर 9 नीचे आ गया, 7×4 = 28 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया क्या? 5×4 = 20/9। फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले करेंगे तो 4×3 = 7/12 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 8×3 = 11/4, और 6 कम 6, 6×5 = 11/6 हो गया। 6 ऊपर चला जाएगा, 11×6/4 × 11। यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो 8 ऊपर चला गया, 7 नीचे, गुणे हो गया 7/12। 7 से 7 घट गया, 11 से 11 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12 से 12 चला गया। तो ये पूरा टर्म कितना आ गया? 1 आ गया। तो देखो 1 + 20/9 माइनस का 3/4। समझ में आ गई बात? एलसीएम ले लिया, 36 हो गया, यानी कि 36 + 9×4 = 36 हो गया, 80 हो गया, माइनस का 9×4 = 36, 9×3 = 27 कर लेते। देखो 6 हो गया, 8×3 = 11 हो गया, माइनस का 27/36, 16 से 7 गया, 9 बचा, यहाँ 10 से 2 गया, 8 बचा, बटे हो गया 36। अब देखो भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ से चेक कर लो, 36 दूनी 72, 72 और 17 कितना होता है? 89, यानी कि आंसर आ गया फर्स्ट नंबर। अगला सवाल, 4 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुनी, तो तीसरी संख्या कौन सी? देखो संख्याएं पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, और लास्ट से चलो। ठीक है, चौथी संख्या की 4 गुनी है, चौथी संख्या 1 है, ये 4 हो गई। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4, यानी कि ये 3 हो गई। इसका 3/4 कर दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, यानी कि इसका 2/3 करके लिखेंगे तो ये हो गया 2। इनका एवरेज देख लो, 3 2 5 4 9 1 10, 10 बटे कर देंगे 4, इसकी वैल्यू थी 10। हमें निकालनी कौन सी थी? तीसरी संख्या कौन सी, यानी कि 4 की वैल्यू, यानी कि 10, 10/4, 4 कर देंगे, ये कैंसिल, 16 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है, फिर से सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 2/14, यानी कि 1 बटे कितना हो गया? 7। समझ में आ गई? अब ये पूरा ब्रैकेट एक साथ सॉल्व होगा। देखो यहाँ से पहले करोगे 25 हो गया, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इधर हो गया 5/2। समझते रहना, बहुत सावधानी से करना। ये 25 हो रहा, 25/25 करेंगे, 1 हो गया, बिल्कुल 1 हो गया। यहाँ से 5 हो गया, यानी कि 5 + 1 माइनस का 5/2 हो गया, यानी कि 5 1 6, 6 दूनी 12, 12 से 5 गया, 7/2 हो गया। यहाँ पर भाग का साइन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 3 से 3 चला गया, बचा क्या? केवल यहाँ पर 3।
यानी कि ये डिवाइड होगा पूरा, तो 3 और ये 7/2 आया तो गुणा का साइन कर देंगे, तो 2 ऊपर 7 नीचे, यानी कि 3 दूनी 6/7 आ गया। समझ में आ गई बात? तो देखो बचा क्या, 6/7 और प्लस का 1/7, यानी कि 7/7 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो मुझे तो नहीं लगता इसमें मैंने कुछ किया, आपको समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस की सवाल है, प्रैक्टिस मैंने की है, मुझे समझ में आया कि मैंने किया कैसे। अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बार बार करो, वो अगर गलत हो रहा है तो उसको फिर से करो, फिर से करो, सबसे पहले सोचो कि गलती कहाँ हो रही। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 9 6 15, यानी कि 6 की वैल्यू 33 है, 100 की वैल्यू हमसे पूछा गया था, यानी 33/6 गुणे 100 कर दो, यानी कि 3 एकम 3 हो गया, और 2 तियाँ, सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 550 आंसर है। समझ में आया? संख्या मान ली थी 100, उसका 15% करेंगे तो 15 आएगा, इसका 9% करेंगे तो 9 आएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 6 का है, 6 की वैल्यू 33 थी, 100 की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए 29 तारीख के सभी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, और फिर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, आपकी 63 शिफ्ट है ना, सबको ख़त्म करते हैं और फिर कुछ नया करते हैं। नया इन द सेंस आपको पेपर ऐसे प्रोवाइड करूंगा, मतलब कुछ सेट प्रोवाइड करूंगा जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन होंगे जो जीडी में या फिर किसी भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, जो पूछने जाने की संभावना अच्छी होती है। किसी भी शिफ्ट में अगर वो एक सवाल आ जाएगा ना, तो वो शिफ्ट बहुत लेंदी बन जाती है, मतलब ये लगता है कि कुछ शिफ्ट में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लेवल बन गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।